हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ, जो कि आपके आने वाले स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के पीटी जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एमपीपीसीएस के साथ साथ जितने भी स्टेट लेवल के दरोगा है, रेलवे है और एसएससी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम हर चैप्टर का पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। यह है चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। पहला है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास का काल कब से कब तक माना जाता है? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 से लेकर के 1947 तक का अवधि जो है वह भारत के आधुनिक इतिहास का काल माना गया है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इजी प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के समय साम्राज्य का आधार बिंदु केंद्र क्या होता था? शासन व्यवस्था, लगान वसूली, चौथ वसूली या गुप्तचर विभाग? तो मुगल साम्राज्य के समय शासन का जो व्यवस्था था वह था शासन व्यवस्था का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना का प्रधान सेनापति तथा न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या होता था? सम्राट ही होता था, राजा होता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को टोटल 20 प्रांतों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, इन बांटे गए प्रांतों को क्या कहा जाता था? हर एक जो प्रांत था उसको सूबा के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, सूबा। नेक्स्ट है, इन सूबों के शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाते थे? सूबे के जो हेड होते थे वह क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था, अराजकता, विघटन पनपने का मूल कारण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था, अराजकता और विघटन पनपने का मूल कारण क्या था? तो वह था सामंती व्यवस्था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड इरविन के अनुसार मुगल सामंत कितने गुटों में विभक्त थे? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 गुट में विभक्त था। ये लॉर्ड इरविन का मानना था। 10वां प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति कब दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति कब हुई थी? इसमें आपको ध्यान देना है, भारत कब आई थी वो कन्फ्यूज होकर के मत मारिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति कब हुई थी? तो ये 1599 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कितने हिस्सेदारों ने किया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कितने हिस्सेदारों ने किया था? गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 217 पार्टनर मिलकर के इसको इस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में कितने वर्षों तक के लिए व्यापार का एकाधिकार पत्र मिला था? तो स्टार्टिंग में 15 वर्ष के मिला था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, यह अधिकार कंपनी को कब मिला? ठीक है, एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए कब दिया गया था? तो वो था 31 दिसंबर 1600। ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक के लिए एकाधिकार दिया गया था। अगला है, अंग्रेजों का प्रथम जहाजी बेड़ा भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अंग्रेजों का प्रथम जहाजी बेड़ा भारत कब आया था? आंसर हो जाएगा 1608 ईस्वी में। इस बेड़े का कप्तान कौन था? इजी क्वेश्चन, ये था हॉकिंस। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा गया। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत कौन था? तो था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में जो राजदूत नियुक्त हुआ उसका कार्यकाल, यानी सर टॉमस रो का कार्यकाल क्या था? तो ये 1615 ईस्वी से लेकर के 1618 ईस्वी तक के लिए था।
नेक्स्ट है, अंग्रेजों को आयात निर्यात कर में छूट कब दी गई थी? आंसर हो जाएगा 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर यानी 1600 में हिस्सा पूंजी 1600 के समय उसका जो पूंजी था वह कितना था? मात्र 30,133 पाउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। यह कथन किस अंग्रेज शासक का है? काफ़ी फेमस कथन है, पूछा जा चुका है ये। तो ये जोराल्ड ऑंगियर का मानना था, ठीक है, उनका ही यह कथन है। नेक्स्ट देखिए 22वां प्रश्न, आप असैनिक और सैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा दोनों को प्राप्ति के लिए इतनी आय पैदा कीजिए तथा बनाए रखिए जो सदैव के लिए भारत में एक विशाल, सुगठित तथा सुरक्षित अंग्रेजी राज की नींव बना सके। ये कथन जोशुआ चाइल्ड का था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य प्रथम युद्ध, इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डुप्ले, ठीक है, डुप्ले जो है फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर 1742 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध बंद कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध बंद कब हुआ था? तो ये एला सेपल की संधि के बाद बंद हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एला सेपल की संधि किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध से। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का श्री गणेश यानी शुभ प्रारंभ कब हुआ था? यहाँ पे श्री गणेश का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ कब हुआ था? तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वह 1748 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक में द्वितीय युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सेना को लीड लॉर्ड क्लाइव ने किया था। देखिए, क से क्लाइव हो गया और क से कर्नाटक हो गया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट, सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत यूरोप में कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध के तीसरे चरण में मुख्य बात क्या थी? ऑप्शन देखिए, गेस कीजिए कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी तीसरी कर्नाटक युद्ध के बाद और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया था। अगला है, अंग्रेज सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में कब सिद्ध हुए? देखिए, पीछे था कि किसके बाद जो यूरोपीय शक्ति है वो कम पड़ गया, ठीक है, फ्रांसीसी, तो था कर्नाटक युद्ध। तो इसका मतलब क्या है? उस समय तक अंग्रेज जो है शक्तिशाली बन गए। तो देख रहे हैं आप, ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके, क्वेश्चन को चेंज करके एग्जामिनर जो है पूछता है, ताकि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर बंगाल पर अपना कब्जा कब किया था? तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, पलाशी का युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी फेवरेट है हर एग्जामिनर का, हमेशा पूछता है, पलाशी का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले को कब जीता था? डेट भी याद रखिएगा, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पे विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, काली कोठरी की दुर्घटना के समय कितने अंग्रेज कैदी बंदी बनाए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काल कोठरी की घटना जिसको कहा जाता है, तो इस समय अंग्रेजों के कुल 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट काउंट आपको याद रखना है, कई बार पूछता है, ठीक है। काल कोठरी की दुर्घटना के समय अंग्रेज के 146 सैनिकों व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट है, इन कैदियों में से कितने जिंदा शेष रहे, कितने जिंदा बचे थे?
तो मात्र 123 जो थे वो डेथ कर गए थे और 123 ही 23 मात्र जिंदा बचे थे। अगला देखिए, पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ, इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने देखा पलासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अगर आप हमारा युद्ध का वीडियो देखे होंगे तो सही कर पा रहे होंगे। पलासी का जो युद्ध था वह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, पलासी युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा। तो इसमें अंग्रेज व्यापारी से शासक हो गए थे। पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और उसके बाद वहाँ का शासक बन जाता है अंग्रेज लोग। नेक्स्ट देखिए, पलासी युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी यह रात्रि शुरू हो गई। ये कथन किसका है, कई बार पूछा गया है। तो ये नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, पलासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ कर दी जिसने भारत का स्वरूप ही बदल दिया। यह कथन ताराचंद का है। दोनों इंपॉर्टेंट है, 3839 याद रखिएगा। ठीक है, भारत का स्वरूप बदला, ये कथन ताराचंद का है। और अंधकारमयी रात्रि का शुरू हुआ, ये नवीन चंद्र सेन का कथन है। नेक्स्ट है, 1760 में क्लाइव के स्थान पर सत्ता किसने संभाली। आंसर हो जाएगा हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल यानी ये अंग्रेजी व्यक्ति था। हॉलवेल और वेनिस्टार्ट दोनों मिल करके 1760 के बाद क्लाइव के स्थान पर उसने सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मीर कासिम ने अवध में शरण कब ली थी, इंपॉर्टेंट है। तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है वह अवध का शरण ले लिया था। 1757 के समय मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। उसके बाद उसे पछतावा हुई और उसके बाद उसने अवध में आकर के शरण ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, मीर कासिम की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हो गया था 1777 ईस्वी में दिल्ली के पास में। नेक्स्ट है, पलासी युद्ध ने सत्ता का हस्तांतरित किया और बक्सर युद्ध ने अधिकारों का सृजन किया। ये कथन ताराचंद का था। तो ताराचंद का दो कथन इंपॉर्टेंट आपने देखा, ठीक है, और एक पीछे उसके पहले देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो मीर जाफ़र की जो मृत्यु हुई थी वह 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल की दीवानी कब मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंगाल की दीवानी अंग्रेजी कंपनी को परमानेंट रूप से अगस्त 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, द्वैध शासक का संस्थापक कौन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंग्लिश में कई बार पूछता है। तो द्वैध शासन का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है, द्वैध व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है दोहरी नीति। नेक्स्ट है, द्वैध व्यवस्था के अनुसार विदेश व्यापार नीति किसके पास थी। उस समय विदेश व्यापार नीति जो था वह मुगल सम्राट के पास नहीं था बल्कि अंग्रेजी कंपनी के पास चला गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द्वैध शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या हुआ था। जब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया तो मेन बेनिफिट क्या हुआ, गेस कीजिए। वास्तविक मालिक कंपनी की हो गई, वास्तविक मालिक मुगल सम्राट के हो गए, वास्तविक मालिक फ्रांसीसी हो गए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। द्वैध शासन प्रणाली का लागू होने के बाद जो रियल ऑनर है वह सम्राट नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, द्वैध शासन प्रणाली से कंपनी का भू राजस्व 8 लाख से बढ़कर कितना हो गया था, 22 लाख रुपया हो गया था। देख रहे हैं आप कितना बेनिफिट हुआ था अंग्रेजों को ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लगाने के बाद। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1। बाकी का जो भी पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है
टेलीग्राम पे शिक्षा सेंटर, उसको ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ्स के लिए, और फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे सारे अपडेट्स के लिए आप ज़रूर जुड़िए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत से मैक्सिमम दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।